नमस्कार, कार्तिकेय बत्रा नाम है मेरा और दी लल्लनटॉप चैनल पर कोविड संबंधित जानकारी लेकर एक बार फिर मैं हाजिर हूं। जैसा कि आप देख सकते हैं, आज के शो का फॉर्मेट थोड़ा अलग है। मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ है डॉक्टर ब्रह्मार मुखर्जी, जो बायोस्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट की चेयर हैं और एपिडेमियोलॉजी की प्रोफेसर हैं यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन में। अब सुनने में ये जो शब्द हैं बहुत भारी लग रहे हैं, तो पहले ये भी समझेंगे डॉक्टर मुखर्जी से कि ये शब्दों का मतलब क्या है। उसके बाद बात करेंगे आज कोरोना संबंधित जो भारत से आंकड़े आ रहे हैं उनकी विश्वसनीयता के बारे में। इससे पहले कि मैं ये सवाल जवाब की कार्रवाई शुरू करूं, पिछले 24 घंटे में भारत में कुल केसेस में 2,40,000 का इजाफा हुआ है। एक्टिव केसेस में एक बार फिर कमी आई है, तकरीबन 1,18,000 की, और जो मृतकों की संख्या है उसमें 3,700 के करीब का इजाफा हुआ है। एक बार फिर बता दें, ये आंकड़े वीकेंड के हैं और जैसा कि मैं आपको बताता रहा हूं कि वीकेंड पर जो आंकड़े आते हैं वो कम टेस्टिंग की वजह से कम ही पता चलते हैं। तो आगे बढ़ते हैं और डॉक्टर मुखर्जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप, मैं जानता हूं, बहुत बिजी हैं, तो समय निकालने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा आप शुक्रिया कार्तिक। थैंक यू डॉक्टर मुखर्जी। मेरा आपसे सवाल सबसे पहला ये है, आप जो ये करते हैं एपिडेमियोलॉजी, बायोस्टैटिस्टिक्स, अगर मैं आपसे बोलूं आप इसको एक सेंटेंस में हमारे दर्शकों के लिए समझाएं कि ये चीज क्या है, इसमें करते क्या हैं आप, तो आप इसको कैसे रखेंगे? मैं पहले आपकी दर्शकों से क्षमा चाहती हूँ कि मेरी हिंदी अच्छी नहीं है। बंगाली में आप पूछ लेते हैं तो मैं जवाब दे सकती, क्योंकि पर हिंदी मेरी स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं है, सो मैं अंग्रेजी में जवाब दूंगी। बिल्कुल। तो इसीलिए मैं क्षमा चाह लेती हूँ। So in summary, epidemiology, if you ask me what epidemiologists do, it's like being a disease detective or bimari ka jasoos. So how do you find, what is causing the disease, where the disease is going to go? So basically you are like epidemiologist is like a Miss Marple of disease, or Hercule Poirot, or the famous detectives that you can think about, who is trying to sort through clues to understand where this is going and what has caused this, and the root causes of diseases and who is at risk. So basically, to summarize, that would be my answer. तो आप कह रहे हैं कि एक होती है हमारा निजी स्वास्थ्य होता है कि मुझे कोई बीमारी हुई, मैं डॉक्टर के पास गया तो उन्होंने मुझे बताया कि मुझे क्या बीमारी है, उन्होंने दवाई लिख के मुझे दे दी। लेकिन एक पब्लिक हेल्थ जिसको हम बोलते हैं, सामाजिक स्वास्थ्य के जो मुद्दे होते हैं, उसमें आप ये पता लगाते हैं कि कौन सी नई बीमारी आ रही है, कहां से आ रही है और ये कहां फैल रही है। और अगर आपके शब्दों को मैं हिंदी में, अगर इसको मैं हिंदी के संदर्भ में इसको मैं अगर बताऊं, आप बीमारियों के करमचंद हैं। ये, हाँ, ये ठीक है? करमचंद। मैं एक महिला जासूस की टाइटल लेना चाहूंगी, नॉट करमचंद, बट ठीक तो है। बॉबी जासूस एक फिल्म आई थी, वो उसमें विद्या बालन एक महिला जासूस का काम करती हैं, तो हम वो बना देते। हाँ, ठीक है। तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि ये बहुत जरूरी है हमारे दर्शकों को समझना कि ये जो विज्ञान है एपिडेमियोलॉजी के पीछे, ये क्या करता है। तो डॉक्टर मुखर्जी, मैंने अपनी इंट्रोडक्शन में जब बताया कि 2,40,000 केसेस हैं आज के, और आप अगर ये शो जो हमारे दर्शक रोज देखते हैं, तो मैं हर रोज रेखांकित करता हूं इस बात को कि कहीं ना कहीं इन सब आंकड़ों में अंडर रिपोर्टिंग हो रही है। अगर मैं आप ही के कुछ आंकड़े कोट करूं जो आपने पिछले कुछ दिनों में दूसरे न्यूज चैनल्स पर बताए हैं, आपके अनुसार रोजाना के केसेस में जो अंडर रिपोर्टिंग है वो कुछ इस तरह है कि जो एक्चुअल डेटा होना चाहिए रोजाना के केसेस का, वो सरकारी आंकड़े से 10 से 20 गुना होना चाहिए, और जो मृतकों की संख्या है असल, वो जो सरकारी आंकड़ा है उससे 2 से 5 गुना हो सकती है। क्या आप अब भी इस एनालिसिस से इत्तेफाक रखती हैं, और हां तो क्यों, और अगर नहीं तो क्यों? That's a great question, Karthik. So all over the world, it's an issue to capture all COVID deaths and cases.
We cannot say that any country has been able to capture them successfully, but we feel that the challenge is particularly acute for India, particularly right now. Even without COVID, a very few deaths, a very small fraction of deaths in India are captured and medically certified. And of course, with COVID, we set up registry and tried to do a better job in tracking. But it's still, the wave 2 is so acute, and it has left very few families unaffected. So the anecdotal evidence and the investigative reports also suggest that there is a huge underreporting in terms of deaths. And also testing bottleneck. It's very hard to get tested. We all know, particularly in rural areas. So those without testing, no death or illness or hospitalization is really being attributed to COVID. So there is an underreporting which has been inflated in wave 2. So what the numbers that we quoted, 10 to 20 an underreporting factor and 2 to 5 for deaths. So that means that right now India is reporting about 26.5 million cases, but the actual number may be around 260 million, right? So 10 times more, that's what it means. And then the actual number of deaths, it's 300,000 right now, but it could vary between, say, 2 to 5 times. That means 600,000 to about 1.5 million. And these estimates were actually based on wave 1. Wave 2 is very different. So actually, तो मैं उस पर आऊंगा डॉक्टर मुखर्जी. पहले मैं इसका एक बार आपसे समरी ले लूं. आप कह रही हैं कि ये 10 से 20 का आंकड़ा और 2 से 5 का आंकड़ा वेव 1 पर आधारित है, और अगर हम केवल इसके आधार पर जाएं तो आज जो केसेस हमें बताए जा रहे हैं कि तकरीबन 2,65,00,000 केसेस हमें बताए जा रहे हैं. आपके अनुसार ये 26 करोड़ तक हो सकते हैं. मैं सही बोल रहा हूं? ठीक है, बिल्कुल सही जी. और जो रिपोर्टेड मृतकों की संख्या है, और ये दुर्भाग्यपूर्ण, एक और हमने रिकॉर्ड अब बनाने वाले हैं या शायद बना चुके हैं, कल के जो आंकड़े आएंगे, कि हम 3 लाख मृतकों की संख्या पार कर चुके हैं ऑफिशियल डेटा के हिसाब से. आपके अनुसार ये आंकड़ा 6 से 15 लाख के बीच हो सकता है, और ये आप कह रहे हैं कि वेव 1 पर आधारित है. साथ ही साथ आप ये भी जोड़ रहे हैं कि किसी देश ने ये रिपोर्टिंग परफेक्टली नहीं करी है, कुछ ने बेहतर करी है बाकियों से. लेकिन भारत में ये मुसीबत ज्यादा है क्योंकि कुछ आपने कारण बताए कि हमारा डेटा कलेक्शन वैसे ही थोड़ा कमजोर है, और अब सेकेंड वेव में तो ये जो दबाव पड़ा है प्रणालियों पर, सिस्टम्स पर, वो कुछ ज्यादा ही है, खासकर कि ग्रामीण इलाकों में. लेकिन एक बार फिर या दर्शकों को बता दूं कि ये जो एस्टिमेट है ये वेव 1 के आधार पर है, जो कि इतनी भयावह नहीं थी पिछले साल. तो अब मेरा अगला सवाल ये डॉक्टर मुखर्जी यही था, क्योंकि मैंने आपको सुना था, मैं आपको फॉलो बराबर कर रहा हूं, मैंने ये सुना था आपसे ही कि वेव 2 के जो एस्टिमेट्स अंडर रिपोर्टिंग है वो वेव 1 से अलग है, क्योंकि वेव 2 की जो प्रवृत्ति है, जो नेचर है, वो अलग है, उसका जो स्केल है वो अलग है, क्योंकि अब इस समय जो स्थिति है वो काफी भयंकर है अगर हम वेव 1 की तुलना में देखें. तो अब जो दूसरी वेव आई है, अच्छा अभी तक जो मैंने बोला वो सही है आपके हिसाब से? बिल्कुल सही. ठीक. तो दूसरी वेव जो आई है, अब आप मुझे बताएं कि आपने जो मॉडलिंग करी है वेव 2 की, जो अभी वेव आई है, उसके अनुसार कितनी अंडर रिपोर्टिंग है? I would like to wait to release those numbers because there is always a lag in death reporting, right? Yeah. The acute phase of deaths are still going on. We are seeing, and our model had predicted that even if the infections peak from May 15th to June 15th, we are going to see a large number of deaths. We are still registering around 4,000 deaths every day. So I'd like to wait to release those numbers because for wave 1, we actually saw the whole entire period, right? Here, we do not have a complete period. We are looking at a very acute phase of of wave 2. But all preliminary analysis that we have done that shows that these numbers are actually, particularly for death, will be enhanced. So when I'm saying 2 to 5, it will probably err on the side of like 4 to 6, or even more than that, will go to the upper bound of that confidence interval. That's what it's seeming like. And unfortunately, we'll not know without the government releasing mortality data, even overall mortality data. डॉक्टर मुखर्जी, नए केसेस में ये आंकड़ा 10 से 20 का ही रहेगा? So even with that, if you look at
cumulative cases, 25 million, there is one factor. But if you look at only the 14 million or 15 million cases that happened in this period from February to May, so we really have to decouple this into wave 1 and wave 2 when we think about this underreporting factors, because the overall thing is sort of a weighted average, right? बिल्कुल. So we really have to, and I think that it is much more acute in this phase if you just look at February to May, तो not मैं in terms of the total. जी, अब मैं इसको जरा संवाद कर लेता हूं आपके अप्रूवल के लिए कि जो मृतकों की संख्या है वो, आप पहली बात तो अभी क्योंकि पूरा डेटा वेव 2 का नहीं आया है इसलिए आप कुछ ज्यादा कॉन्फिडेंस से नहीं बोल सकते. वेव 1 आपने पूरी देखी थी, वेव 1 के बाद आपको समय मिला था वो विश्लेषण करने का, उसके बाद आप इस निष्कर्ष पर पहुंची थी कि वो जो आंकड़ा है वो 2 से 5 गुना हो सकता है. वेव 2 क्योंकि अभी भी चल रही है और हम यही आशा करते हैं जल्द से जल्द खत्म भी हो जाए, तो लेकिन वेव 2 आप चाहेंगी कि कुछ समय आपको मिले कि वेव 2 खत्म हो, उसके बाद आप आंकड़ों का विश्लेषण करें. लेकिन अगर आपसे इस समय पूछा जाए, आपका जो एक आइडिया है, एक जो गेस है, आप जैसे लोग हवा में तो गेस नहीं करते, आपका गेस भी आंकड़ों द्वारा ही आ रहा है, तो आपका जो गेस है वो ये है कि ये आंकड़ा 4 से 6 के बीच हो सकता है वेव 2 में, केवल मृतकों की संख्या में. अच्छा, ये बात में मेरी आपसे आपकी सहमति है? हाँ, बिल्कुल. अच्छा, अब जो मृतकों की संख्या, जो केसेस की संख्या है, उसमें आप 2 बातें बता रही हैं. जो 10 से 20 का आंकड़ा है वो अंडर रिपोर्टिंग का, अगर हम कुल केसेस को देखें तो आप कह रहे हैं कि जो आज के हिसाब से जो 2-2.5 करोड़ से ऊपर जो आंकड़ा बन गया है भारत में, इसमें वो जो अंडर रिपोर्टिंग फैक्टर है वो 10 से 20 ही रहेगा. लेकिन वेव 1 में कहीं ना कहीं ये 10 के करीब है और वेव 2 में कहीं ना कहीं ये 20 के करीब है, और अंत में कहीं ना कहीं ये जो एवरेज बनेगी वो 10 से 20 के बीच में कहीं आके बनेगी. आप यही कह रही हैं? हाँ, बिल्कुल सही. आप बहुत ही अच्छा ट्रांसलेट करते हो, मुझसे ज्यादा अच्छा. धन्यवाद डॉक्टर मुखर्जी. तो ये था मेरा दूसरा सवाल. अब मेरा तीसरा सवाल डॉक्टर मुखर्जी, कि आपको लगता है कि अंडर रिपोर्टिंग के स्तर में अलग अलग राज्यों में अंडर रिपोर्ट फर्क है, मतलब अलग अलग राज्य अलग अलग स्तर पर अंडर रिपोर्टिंग कर रहे हैं. जैसा कि अगर एक उदाहरण दूं कि दक्षिण के राज्य उत्तर के राज्यों से अलग हैं, पूर्व के राज्य पश्चिम के राज्यों से अलग हैं, मध्य भारत के राज्य बिल्कुल अलग हैं, तो आपके अनुसार क्या आप कुछ ऐसा एक भौगोलिक फर्क कर सकती हैं, जोग्राफिकल डिफरेंस, कि अच्छा यहां के राज्य अंडर रिपोर्टिंग कम कर रहे हैं, यहां के ज्यादा कर रहे हैं, या ऐसा बताना मुश्किल है? There is definitely a way to discern some geographical trends in this underreporting numbers. And some make sense, right? Even without COVID, some states have very good reporting system. And so they have really set up the death registration system with care. And in urban metros, when deaths happen in hospitals, it's much more easier, right? Much easier to capture. But when you go to rural India, where many deaths are happening outside the hospital, how do you capture those deaths? So I think that there are states which actually have used community health workers, have used community and religious leaders to incentivize reporting of deaths. And the general infrastructure, the health infrastructure and the reporting infrastructure being better always helps you with more accurate reporting. And that goes without saying for even when we are in a pandemic. So we know that some states have this structure. And also the states which have really fragile healthcare infrastructure, as well as large rural areas where we are hearing from fever surveys that a large number of people, 25 to 40% of people are experiencing fever and cough. Not all of them have COVID, but even if a large, decent fraction have COVID, these numbers do not match with our counts in any way. So, of course, there is heterogeneity across the states in terms of this number. तो आप ये कह रहे हैं कि पहली बात तो एक साफ फर्क शहरी और ग्रामीण इलाकों के बीच में है, कि शहरी इलाकों में मृतकों की संख्या की रजिस्ट्री बेहतर तरीके से हो पाती है, और मैं इसमें यह भी जोड़ सकता हूं कि टेस्टिंग भी बेहतर होती है शहरी इलाकों में, तो केसेस भी ज्यादा पकड़े जाते हैं. तो पहला तो यह फर्क हो गया. राज्यों में आप कह रहे हैं कि हर राज्य की अपनी 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 क्षमता है, हेल्थ सिस्टम की, स्वास्थ्य प्रणाली की जो एबिलिटी है वो अलग अलग है. कईयों में कोविड से पहले ही ये जो रजिस्ट्री सिस्टम था मृतकों का
या जो बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर था वो काफी अच्छी स्थिति में था, तो उन राज्यों में अंडर रिपोर्टिंग कम हो रही है। और कुछ राज्यों में दुर्भाग्यपूर्ण ये स्थिति नहीं थी, वहां पर पहले से ही जो स्वास्थ्य प्रणाली थी वो काफी दबाव में थी, तो वहां पर अंडर रिपोर्टिंग ज्यादा हो रही है। मैं सही पकड़ रहा हूं आपकी बात को? बिल्कुल सही। तो आप कुछ ऐसे राज्यों के बारे में बताना चाहेंगे डॉक्टर मुखर्जी इस समय, कि आपके दिमाग में ये कौन से राज्य आते हैं जहां पे आपको लगता है कि अंडर रिपोर्टिंग काफी ज्यादा हो रही है, और ऐसे कौन से राज्य हैं जहां पे आपके हिसाब से अंडर रिपोर्टिंग कम हो रही है? I think that you have to look at testing as a primary metric. You can easily see from the data which states are not testing enough. And even with testing, there is a combination of how many RT-PCR Yes. and how many rapid antigen tests are being done. So you can take multiple metrics to assess a state's performance. So I really do not like the focus on just the reported number of cases when we rank states. Yes. Because of this difference in reporting and testing. बिल्कुल, तो आप कह रहे हैं कि टेस्टिंग के आंकड़े पे ध्यान दें और केसेस के आंकड़ों पे ना ध्यान दें, तो जो राज्य जितनी अच्छी टेस्टिंग कर रहे होंगे वो कहीं ना कहीं रिपोर्टिंग भी बेहतर कर रहे होंगे। और उसमें आप एक बहुत खास बात बोलते हैं जो मैंने अपने दर्शकों को 2 दिन पहले बताई थी, कि टेस्ट भी एक समान नहीं होते। आरटीपीसीआर, रैपिड एंटीजन टेस्ट अलग अलग होते हैं, इनकी कुशलता अलग अलग है, इनके फायदे नुकसान अलग अलग है। साथ ही मैं एक और बात जोड़ूं डॉक्टर मुखर्जी, कि टेस्टिंग भी हो रही है, लेकिन एक और फैक्टर यह है कि रिपोर्ट भी अब इस समय देरी से मिल रही है। जो रिपोर्ट 3-4 दिन में मिल जानी चाहिए थी, वो कई इलाकों में 10 से 15 दिन के बाद मिल रही है। कई ऐसे केसेस हुए डॉक्टर मुखर्जी जहां पे पेशेंट की मृत्यु के बाद रिपोर्ट आई है। So we actually do see that in the data, and there are papers which actually show this, that typically in many countries the time from diagnosis to death has a distribution, right? But in India, almost 18% of the deaths happen within 24 to 48 hours of diagnosis. That shows the testing bottleneck. Okay. Because it's not like you are deteriorating that fast. बहुत महत्वपूर्ण बात आप बोल रहे हैं कि अमूमन केस आने से लेकर मृत्यु तक 10 से 12 दिन का गैप होना चाहिए। ये मैं अपने दर्शकों को बार बार बता रहा हूं, लेकिन भारत एक ऐसा केस है जहां पर मतलब 5 में से 1 या 20% के आसपास ऐसे केसेस आप देख रहे हैं जहां पे केस डिटेक्ट होने के 2 या 3 दिन के अंदर ही मृत्यु हो रही है। जिसका मतलब यह है कि वो टेस्ट बहुत पहले हुआ होगा, उसकी रिपोर्ट लेट आई, और या तो वो टेस्ट देरी से हुआ, संक्रमण के ही लेट स्टेज पे हुआ, और या पहले हुआ पर उसकी रिपोर्ट लेट आई, और जब रिपोर्ट आई तो उसके 2-3 दिन बाद ही मृत्यु हो गई। ठीक बोल रहा हूं मैं? ठीक है जी। तो अब मैं एक बार फिर आपको बता दूं, जैसे कि हम अगर रोज की टेस्टिंग देखें तो अब भी बड़े राज्य जैसे उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र ये 3 लाख के आसपास टेस्टिंग कर रहे हैं, और रोजाना की टेस्टिंग भी पिछले कुछ समय में 20-20.5 लाख से ऊपर कहीं ना कहीं जाती हुई दिख रही है। तो एक बार फिर ये रेखांकित कर दी जाए कि ये बात हालांकि राहत की बात है, लेकिन इसके अंदर भी जो पेच है वो समझना बहुत जरूरी है। तो आप मुझे राज्यों के नाम नहीं बताएंगी इसका मतलब? मैं बताऊंगी, but the point I'm trying to make is that it's not just testing or cases. You also have to look at fatality rates. For example, Kerala has had registered a large number of cases, but the fatality rate is lowest in the whole country. So this is, if you are actually having the healthcare infrastructure to support these patients, to treat them on time, that also should be a benchmark, right? Kerala should not be penalized for reporting a large number of cases. We have to look at the fatality rates as well. And then there are some strange patterns. You asked me to call out on states, but there are some strange patterns, right? When we see, for example, I tweeted about this, Uttar Pradesh, I'm puzzled by the data. So because the drop has been very sharp, very steady, usually you see some random perturbation going up and down in terms of the... डॉक्टर मुखर्जी, इसमें मैं जोड़ दूं कि उत्तर प्रदेश ही नहीं, अब मैं आपको अगला सवाल यही पूछने वाला था कि जो डिक्लाइन आ गया है पीक से, वो अब केवल उत्तर प्रदेश पे सीमित नहीं है। मेरे पास जो लिस्ट है, आप ही के आंकड़े जो आप यूज करती हैं, छत्तीसगढ़, बिहार, दिल्ली, गुजरात, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान,
तेलंगाना, उत्तराखंड, कर्नाटका, केरला, गोवा, हरियाणा, ये सब राज्य अब पीक से नीचे आते हुए दिख रहे हैं। तो जब आप उत्तर प्रदेश की बात कर रही हैं तो इनमें से कुछ और भी ऐसे राज्य हैं जिनके बारे में आपको कुछ ऐसे ही प्रश्न हैं? So I have to say that, in general, from April, middle of April, we had been predicting that the peak, now the national peak in terms of total counts, is going to arrive in the beginning to middle of May. But deaths will continue to happen. That was our prediction for even more than a month ago. Let me be clear about that. Having said that, I think this concept of a national peak is extremely nebulous, right? Yes. Because we see this heterogeneity. And so the list of states that you gave me, I'd feel very confident about the states where, for example, Delhi and Maharashtra, I feel very confident. Karnataka, possibly after a long battle, like I think they were struggling after, and I feel more confident about Karnataka. Tamil Nadu, it's still slow progress, right? After the lockdown. Tamil Nadu मेरी लिस्ट में है भी नहीं वैसे. Yeah, so बढ़ रहा है अभी. Yeah, and for example, Andhra Pradesh and Telangana, there is a difference between these two states. Telangana. So I think we really have to understand it at a much more granular level. And if a test is really doing well in terms of testing, in terms of controlling its fatalities, in terms of vaccination, I look at multiple metrics before declaring victory for any states. So that's what a public health scientist should do, not just rely on the reported number of cases, but to have a holistic picture of assessing, just like, when we assess financial health, we look at multiple different indicators. When we look at public health, and then we also have to look at multiple indicators. तो आपने बहुत ही बड़ा इसका जवाब दिया है और बहुत ही शानदार जवाब दिया. इसका मैं अनुवाद करने की कोशिश करूंगा. पहली बात आपने मुझे बताई कि राज्यों का जो ये अंडर रिपोर्टिंग का स्तर है, उसमें आपने कहा कि एक ही मेट्रिक या एक बिंदु पर हम फोकस नहीं कर सकते. इसमें टेस्टिंग, रिपोर्टेड केसेस, कितने लोगों की मृत्यु हो रही है प्रति 100 केसेस, जो फेटेलिटी रेट मैंने समझाया था कुछ दिन पहले अपने दर्शकों को, उसमें आपने उदाहरण दिया कि केरल में हालांकि केसेस बहुत हैं, पर प्रति 100 केसेस जो लोगों की मृत्यु हो रही है वो बहुत कम है. तो आपको ऐसी 2-3 चीजें समझकर ये निष्कर्ष या कंक्लूजन निकालना पड़ेगा कि कौन सा राज्य कितनी मुस्तैदी से इस वायरस से लड़ाई कर रहा है. पहली बात आपने ये बताई. दूसरी बात, जब मैंने आपसे पूछा कि पीक जो इन राज्यों की आई, और आपने एक उदाहरण दिया कि उत्तर प्रदेश की पीक को लेकर आपको कुछ अपने डाउट हैं कि एकदम से गिरावट आई, और आपने कहा कि और भी ऐसे राज्य हैं, और उसमें आपने कहा कि जैसे तेलंगाना आंध्र प्रदेश के बहुत पास ही है, लेकिन तेलंगाना में गिरावट है पर आंध्र प्रदेश बढ़ता जा रहा है. तो यह भी एक बात है, संदिग्ध, थोड़ी सस्पिशियस बात है. और आपको मैं बता दूं कि मैंने भी अपने दर्शकों से ये बात मेरी उनसे होती रही है, मैं बताता रहा हूं कि एक राष्ट्र पीक के नीचे बहुत सारी राज्य स्तर की पीक्स आएंगी, और अब हम देख रहे हैं कि काफी सारे राज्यों की पीक आ चुकी है, जिनमें से आप ये बता रही हैं कि आपका जो कॉन्फिडेंस है इस समय वो दिल्ली, महाराष्ट्र, काफी हद तक कर्नाटक, और अगर मैं जोड़ दूं केरल में भी कहीं ना कहीं अब पीक जो आंकड़ों में दिख रही है, हालांकि उसमें भी अंडर रिपोर्टिंग होगी, लेकिन आपका जो कॉन्फिडेंस है इन राज्यों को, और ऐसे और भी राज्य हो सकते हैं इस लिस्ट में से, पर इन 4 राज्यों को अगर हम उदाहरण मान के चलें तो आपका यह कहना है कि पीक इन राज्यों में तो कहीं ना कहीं आती हुई नजर आ रही है. मैं ठीक बोल रहा हूं? हाँ, मैं हर दिन मैं ये टेबल देखती हूँ, इस पर मल्टीपल मेट्रिक्स है फॉर ईच राज्य जी. एंड आई नेवर कंक्लूड एनीथिंग बेस्ड ऑन जस्ट इंडिया. And so that would be a huge mistake. And because the national data is really masking the state level heterogeneity. Gee. But I also want to say one thing, that we compare cases all the time. We compare cases in India with cases in United States. We compare cases in Kerala with cases in Uttar Pradesh. But we have to consider what is the healthcare infrastructure. So in United States, there are 3 hospital beds per 1,000 people. In India, 0.5 hospital beds per 1,000 people. So 6 guna case, I can manage that. So everything has to be, if we can provide care, we can tolerate this. बहुत बढ़िया बात बोली. एक बार फिर बता दूं, 2-3 दिन पहले मैंने इसी पर बात की थी,
और हमने ये दिखाया था कि प्रति 1000 व्यक्ति सरकारी हॉस्पिटल बेड अगर देखे तो वो 0.5 है। तो अब आगे बढ़ते हैं और एक बार फिर बता दें कि देखिए इसमें नेगेटिव या नकारात्मक होने की कोई बात नहीं है, जो सच्चाई है वो सच्चाई है। हम भी चाहते हैं कि जल्द से जल्द ये वेव खत्म हो जाए और हम लोग इस राष्ट्रीय आपदा से बाहर निकलें, लेकिन सच्चाई को जानना बहुत आवश्यक है और वैज्ञानिक तथ्यों के साथ ऐसे एक कॉम्प्लिकेटेड आपदा को समझना उससे भी ज्यादा जरूरी है। तो डॉक्टर मुखर्जी, मेरे आखिरी 2 सवाल हैं आपसे। पहला सवाल कि आगे बढ़ते हुए वो कौन से राज्य हैं जिनको आप रोजाना, जैसे आप बता रही हैं कि आप देखती हैं, तो ज्यादा ध्यान से लाल पेन से किनको मार्क करेंगी अगले कुछ दिन आगे जाते हुए? दूसरी बात, एक तीसरी वेव की बात की जा रही है, तो ये तीसरी वेव क्यों आएगी? क्या ये म्यूटेशन की वजह से आएगी? क्या ये क्योंकि हम लोग फिर मास्क उतार देंगे इस वजह से आएगी? और अगर आएगी तो इसकी टाइमिंग के बारे में आपका क्या आकलन है? तो ये मेरे 2 सवाल हैं आपसे, आखिरी 2। So I'd respond to the first one first, which states are still at risk. So we definitely see a northeast cluster. So we see Assam, Tripura, Sikkim. We see upticks, and in the whole, and including Meghalaya, Mizoram. So we see a northeast cluster centering Assam, and I noticed this around May 10th. I think I tweeted. Of course, the number of cases are small. Yeah. These are not large populous states, but there is an uptick. And so, again, intensifying earlier onwards will prevent, because also the healthcare access, also you have to keep in mind in the Northeast. So major cities have good healthcare system, but not, again, in the remote areas. So we have to pay attention to definitely the Northeast. I think we have to continue to pay attention to Andhra Pradesh, Tamil Nadu. We have to make good progress in Karnataka in terms of controlling the fatalities, and West Bengal. My own state shows a very interesting pattern of almost plateauing out at 20,000 cases every day. And the ground reality, what I hear, is quite dire. So I think we really have to watch out West Bengal. The lockdown effects are going to kick in. And again, then comes the worry about how Delhi and Maharashtra come out, Bangalore come out of the lockdown. So जी बिल्कुल। तो आप कुछ ऐसी बातें बोल रही हैं जो मैंने अपने शो पे बताई हैं, तो मुझे भी अच्छा लग रहा है ये समझ के कि मैं गलत नहीं बता रहा था अपने दर्शकों को, क्योंकि उत्तर पूर्व पर हम भी ध्यान बनाए हुए थे और मैंने पिछले 10 दिनों में 2 बार दिखाया है डेटा कि कैसे अगर हम कुछ राज्यों को छोड़ दे, 2-3 राज्य उत्तर पूर्व के तो पीक करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन त्रिपुरा जैसा कि आपने बताया, सिक्किम आपने बताया, इनका पॉजिटिविटी रेट भी काफी ज्यादा है और इनकी जो रोजाना केसेस की संख्या है वो भी बढ़ती ही जा रही है। और जैसा कि आपने बहुत महत्वपूर्ण बात बताई कि हालांकि इनके रोजाना ये केसेस कम होंगे, पर क्योंकि ये छोटे राज्य हैं, कम संसाधन है इनके पास, तो इसलिए जितने भी केसेस बढ़े वो इनकी स्वास्थ्य प्रणाली पर बहुत दबाव बनाएंगे। फिर आपने कहा कि आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक और पश्चिम बंगाल पर भी ध्यान बराबर बनाए रखना है। खासकर पश्चिम बंगाल, जो कि आपका अपना राज्य है जहां से आप आती हैं, वहां पर आप कह रही हैं कि जो आंकड़े हैं वो कहीं ना कहीं रोजाना के केसेस अब 20,000 पर कहीं ना कहीं सेटल हो गए हैं। लेकिन आप जिस प्रकार से जमीन से रिपोर्ट्स पकड़ रही हैं, सिचुएशन इससे ज्यादा खराब दिखती है। और एक आखिरी जो बहुत महत्वपूर्ण आपने बात बताई, दिल्ली और महाराष्ट्र को अभी जीत का बिगुल नहीं बजाना चाहिए, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से वहां केसेस तो कम हो गए होंगे, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है कि कैसे अनलॉक की प्रक्रिया अब आगे कुछ दिनों में ये राज्य करते हैं और उसका क्या असर पड़ता है रोजाना के केसेस पर। मैं ठीक से बता पा रहा हूं आपकी बात? बिल्कुल सही कार्तिक। ठीक, तो अब मेरा आखिरी सवाल डॉक्टर मुखर्जी आपसे था कि जो तीसरी वेव क्यों आएगी और कब आ सकती है और हमें कैसे इसके लिए तैयार रहना होगा? So I'd really like to emphasize one point, that we have to stay prepared for the nth wave. Because जब आप कहती हैं nth, दर्शकों को समझा दूं, डॉक्टर मुखर्जी कह रही हैं कि 1, 2 या 3 नहीं, ये बहुत सारी वेव्स आ सकती हैं, कुछ बड़ी होंगी, कुछ छोटी होंगी, ये इस बात पर निर्भर करेगा कि हम कितने तैयार रहते हैं। माफ कीजिएगा जी। No, absolutely.
So, the vaccination campaign will still take some time to ramp up, given the projections in terms of how many vaccines we are going to get and the procurement, the manufacturing, and the delivery of the vaccine. So that will still take some time. We have to be really, really careful in terms of our preparedness. So why did the second wave come? We have learned a lot from the second wave that we had a lot of extraneous factors, but what happens in the history of infectious diseases is that people let their guard down, and the virus is sort of doing its exercise in its gym to come back with vengeance, with a new form, a new variant, and we are not exercising our utmost caution. So there is the advantage of the virus gets ahead of us. So now I feel if we have learned enough lessons from the second wave, we are not going to let the virus get ahead of us. That's the challenge. We have to outpace the variants in terms of our public health prevention, wear your mask, social distancing, no large gatherings, no fuel to the fire with big events. And I think we can manage it. Even so, we have to stay prepared. Even if, for the foreseeable future, we have to play this battle. And it is very strenuous. But until we get to the point of a largely vaccinated population, we have to stay alert. So I don't want to comment on the timing of the third wave. I feel the stochastic crystal ball has a finite radius. I do not want to comment that children are going to be affected, because I think we should not be fatalistic that this is going to come, because we have the power. We can define our destiny. तो बिल्कुल आपने बहुत शानदार जवाब दिया. मैं कोशिश करूंगा कि अगर मैं इसको आधा भी अच्छे से अनुवाद कर पाऊं तो बहुत बड़ी बात होगी. दो चीजें आपने कही. टीकाकरण का स्तर बहुत कम है, अभी समय लगेगा. जब तक सबको टीका नहीं लग जाता ये खतरा बना रहेगा. लेकिन सकारात्मक बात यह है कि वायरस फिर से आता है या नहीं ये काफी हद तक हम पर निर्भर करता है. तो हमारे पास ये शक्ति है कि हम वायरस को रोक सकते हैं. ये कुछ ऐसा है डॉक्टर मुखर्जी, आप अगर क्रिकेट देखती हो, जैसा मुझे समझ में आ रहा है कि मान लीजिए आपका रिक्वायर्ड रन रेट 7 रन प्रति ओवर है. अगर आप पहले की ही कुछ ओवर में 10-12 रन प्रति ओवर मार देंगे तो आपको आखिर में जाकर 3-4 रन मारने पड़ेंगे प्रति ओवर. और अगर आप शुरू में ही 2-3 रन प्रति ओवर मारेंगे तो आपको आखिर में जाके 15 से 20 रन प्रति ओवर मारने पड़ सकते हैं. तो बेहतर यही है, कोशिश करें अपना स्ट्राइक रेट शुरू में ही अच्छा रखें. इसका मतलब यह है कि मास्क लगाकर रखें, ज्यादा बड़ी गैदरिंग में ना जाएं, बहुत बड़े जलसे ना करें, बहुत बड़े सम्मेलन ना करें, सोशल डिस्टेंसिंग करते रहें और जल्द से जल्द टीका जब भी उपलब्ध हो लगवाएं. और एक बार जब टीके सबको लग जाएंगे और कुछ समय बीत जाएगा तो उसके बाद हम अपनी पुरानी जिंदगी की तरफ आगे बढ़ सकते हैं. वरना ये वायरस बहुत सारी वेव्स में आ सकता है. हर वेव की अपनी प्रवृत्ति होगी, कुछ छोटी होगी, कोई बड़ी होगी, लेकिन जब तक वायरस हमारे आसपास है खतरा बराबर बना रहेगा. मैं डॉक्टर मुखर्जी ठीक बता पा रहा हूं आपके विचारों को? बिल्कुल सही. और I would like to add one more thing, that last year we did not know much about how the virus spreads. Now we actually know what are the high risk activities. For example, indoor dining, where you take masks off, restaurants and coffee shops and bars and gyms. So I think we can, as we come out of the lockdown, we can have a very humane, strategic, optimized exit strategy without sacrificing everything in our life, still maintaining some social activities outdoors, because we know a lot more about how the virus spreads. तो एक कहावत है ना हिंदी में, जहां सुई का काम हो वहां तलवार की जरूरत नहीं है. तो आप कह रही हैं अब हम वायरस के बारे में इतना जान गए हैं कि हमें तलवार चलाकर सब कुछ नहीं रोकना है. एक बार लॉकडाउन खत्म हो जाए तो हम एक बहुत ही बारीक अप्रोच लेकर वही एक्टिविटीज पर फोकस करें, उनको ना करें जिनके बारे हमें पता है जिनकी वजह से वायरस फैलता है. और आपने जो उदाहरण दिया वो रेस्टोरेंट में बैठ के खाना, कॉफी शॉप में बैठना, बार वगैरह में, जहां पर आप मास्क उतार कर लोगों से बातचीत भी करते हैं और बराबर समय भी बिताते हैं लोगों से और एक क्लोज एनवायरनमेंट में. तो ऐसे जो आयाम हैं वो हमें बंद करने होंगे अगले कुछ समय में. लेकिन एक बार फिर जब सबको टीका लग जाएगा उसके बाद हम इस खतरे से भी बाहर निकल जाएंगे. Just patience and resilience is the name of the game. बिल्कुल. तो पेशेंस बनाए रखें,
डॉक्टर मुखर्जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस शो पर आने के लिए। और हम कोशिश करेंगे डॉक्टर मुखर्जी को फिर से इस शो पर लेकर आए, और हम ये भी कोशिश करेंगे और हम ये आशा करेंगे कि जैसे जैसे डॉक्टर मुखर्जी शो पे आए तो खबर और सकारात्मक होती जाए। इसका मतलब ये कि ये वेव जल्द से जल्द खत्म हो जाए और चीजें एक बार फिर अपने सामान्य स्तर पर आ जाएं। आज के लिए इतना ही। कोई ख्याल हो कुछ? कार्तिक, जी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो काम तुम कर रहे हो वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। धन्यवाद डॉक्टर मुखर्जी। Because there is no other way to take science unless you communicate. And I have been trying to write a lot in Bengali as जी, well, जी, because West Bengal is a state of 90 million, and if I can reach those people, I think it's very important. So बिल्कुल। I'm really sorry that my Hindi is not that good, but you did a brilliant job. And I think that the work that we are all trying to do our part, and I think that even if things are negative, how India and how its people came together as a community to help the country is something to draw a lot of hope and sustenance from. बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर मुखर्जी। और आपकी जो बंगाली के पोस्ट है वो ट्विटर पे मैं बराबर देखता रहता हूँ। मैं बंगाली थोड़ी बहुत बोल तो लेता हूँ पर पढ़ नहीं पाता दुर्भाग्यवश। तो डॉक्टर मुखर्जी का भी ट्विटर हैंडल है, आप बताना चाहेंगे आपको ट्विटर हैंडल? Bhramar Biostat. @Bhramar Biostat। इस पर रोजाना की जानकारी एक पुख्ता तौर पर आपको मिल सकती है, तो कृपया जाएं और उनके हैंडल को चेक करें। मुझसे अगर वार्तालाप करना चाहेंगे, मेरा ट्विटर हैंडल @Kartikeya Batra है। कोई ख्याल हो, कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में लिखिए। हम दोनों में से किसी को भी आप ट्वीट कर सकते हैं। अपना और अपने परिजनों का ख्याल रखिए। जैसा डॉक्टर मुखर्जी ने कहा, आपदा के समय देश को साथ में आना होता है और आगे बढ़ना होता है कंधे से कंधा मिलाकर, और ये एक बार फिर वही समय है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।